आज मैं इस वीडियो के माध्यम से अंगूठा के बारे में स्पष्ट कर देना चाहूँगा, क्योंकि मैं इसके पहले हस्तरेखा का सामान्य परिचय दे चुका हूँ। यदि किसी भी हस्तरेखाविद को किसी भी व्यक्ति की, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, यदि भविष्यवाणी करना है, संपूर्ण हाथ का अध्ययन करना है, तो अंगुष्ठ यानी अंगूठा को देखे बगैर संभव ही नहीं है। सो मेरा इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा देखें। मैं स्टेप बाय स्टेप क्रमशः अंगुष्ठ के बारे में विस्तार से एक्सप्लेन करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। सो बड़े ध्यान से इसकी एक एक बारीकी को समझते जाने का प्रयास कीजिएगा। मेडिकल साइंस में भी अंगुष्ठ का बहुत महत्व बताया गया है। चाहे किसी भी व्यक्ति की अंगूठी हाथ की सारी अंगुलियां कट जाएं, तो शायद उसके शरीर और मस्तिष्क, पूरी बॉडी को प्रभावित ना करे, परंतु एक अंगुष्ठ यदि छिन्न भिन्न हो जाता है, जीर्ण शीर्ण हो जाता है, तो शायद उसका बच पाना मुश्किल होता है। ये मेडिकल साइंस, ये हस्तरेखाविद अपने ज्ञान से नहीं कह रहा है, मेडिकल साइंस ने यह सिद्ध कर दिया है कि शरीर में अंगुष्ठ का बहुत महत्व होता है। वो सीधा मस्तिष्क से संबंधित होता है। इधर हम अगर हस्तरेखा की महत्व, उपादेयता के बारे में अगर बात करते हैं, उसके महत्व, उसकी भूमिका के बारे में बात अगर करते हैं, तो चित्र के माध्यम से मैं स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यदि व्यक्ति का प्रथम भाग, द्वितीय भाग और तृतीय भाग, प्रथम भाग यदि द्वितीय भाग से बड़ा है, तो विज्ञान और इच्छा शक्ति उस व्यक्ति में प्रबल होगी। पहले मैं आप लोग को बता देना चाहूँगा कि जो प्रथम भाग होता है वो शत, द्वितीय भाग रज और तृतीय भाग तम को इंडिकेट करता है। प्रथम भाग विज्ञान इच्छा शक्ति का प्रतीक होता है, द्वितीय भाग तर्क और विचार विमर्श का प्रतीक होता है, और तृतीय भाग जो शुक्र वलय से जुड़ा हुआ होता है, यानी अर्थात शुक्र वलय ही होता है वो शुक्र वलय ही कहलाता है। वो स्नेह, प्रेम, वासना का प्रतीक माना जाता है। मित्रों, यदि अंगुष्ठ का किसी भी व्यक्ति का प्रथम भाग, विज्ञान इच्छा शक्ति का भाग, यदि बड़ा हो, यानी द्वितीय से बड़ा हो, तो ऐसे व्यक्ति किसी की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं, अर्थात वह किसी की अधीनता में सर्विस करना, कार्य करना पसंद नहीं करते हैं। दूसरा, इनका व्यक्तित्व प्रबल होता है, क्योंकि इच्छा शक्ति व्यक्तित्व का प्रतीक होता है, तो इनका इच्छा शक्ति, इनका व्यक्तित्व प्रबल होता है। ऐसे व्यक्ति की एक बहुत बड़ी विशेषता ये होती है, खासियत होती है, अच्छाई होती है कि इनका यौवन अवस्था यानी जवानी से बेहतर बुढ़ापा व्यतीत होता है, यानी इनका वृद्धावस्था अच्छा निकलता है। यदि प्रथम भाग द्वितीय भाग के बराबर है, यानी प्रथम भाग और द्वितीय भाग ये दोनों बराबर के हों, जैसे कि मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि जितनी जे आपका होगा उतना अगर यह होता है, मीन्स इसकी और इसकी बराबर लंबाई होती है, तो ऐसे व्यक्ति समाज में सम्मान प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति न धोखा देते हैं और न धोखा खाते हैं। मित्रों की संख्या इनकी अधिक होती है, ऐसे व्यक्तियों की मित्रों की संख्या अधिक होती है।
और कठिन से कठिन हालात में यह मुस्कुराते देखे जाते हैं। क्या दोनों अगर बराबर हैं तो महत्वपूर्ण होता है ऐसे हाथ वाले का भविष्य कि वह कठिन से कठिन परिस्थिति में मुस्कुराते हुए देखे जाते हैं, यानी हिम्मत को नहीं हारते हैं। मित्रों, यह हो जाता है प्रथम द्वितीय भाग का समालोचनात्मक अध्ययन। अब अगर यदि द्वितीय भाग को ही अगर स्पेलिंग करते हैं, अगर किसी भी व्यक्ति के हाथ को सिर्फ द्वितीय भाग का अध्ययन करते हैं तो उस व्यक्ति की तर्क शक्ति अच्छी होती है। तर्क शक्ति अगर जेब प्रबल है, उठा हुआ है, दबा हुआ नहीं है, पिचका नहीं है, छोटा नहीं है, पतला नहीं है, तो इस ऐसे व्यक्ति की सबसे पहले आपकी देखेंगे आप तो स्पष्ट कर देना चाहेंगे उसको कि इसकी तर्क शक्ति बहुत अच्छी होगी, निर्णय लेने की क्षमता इसकी बहुत अच्छी होगी। अपने आगे वह बड़ों को टिकने नहीं देगा। अगर यह बहुत प्रबल है, मजबूत है, उठा हुआ है तो अपने आगे वह दूसरों को टिकने नहीं देगा। ऐसे व्यक्तियों के पास एक ऐसी कमजोरी होती है कि जिसकी वजह से यह जीवन में फेल होते देखे जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति सही सलाह देता है ऐसे व्यक्तियों हाथ वाले व्यक्तियों को तो वह अपने सामने किसी को टिकने नहीं देगा, मीन्स अपने ही चलाएगा, अपनी विचारधारा को उसकी विचारधारा में थोपने का प्रयास करेगा, गलत बातों को भी अपने निर्णयों के सामने थोपेगा। परंतु ऐसे व्यक्ति जब अपना पलड़ा कमज़ोर होते देखेंगे तो तुरंत पलट जाएंगे और हल्ला गुल्ला मचाना यानी शोर मचाना प्रारंभ कर देंगे। सभ्य समाज में ऐसे व्यक्तियों का कोई स्थान नहीं माना जाता है। ऐसे व्यक्ति वाचाल और बकवासी श्रेणी में आ जाते हैं। मित्रों, तुरंत इस व्यक्ति की प्रबल बुराई हो जाती है। यदि ये बहुत ही मजबूत हो, स्ट्रॉन्ग हो, तो यह व्यक्ति तर्क शक्ति प्रधान हो जाते हैं और बकवासी और वाचाली श्रेणी में आ जाते हैं। मतलब समाज में ऐसे लोगों का कोई महत्व नहीं होता है। जबकि पतला होने पर, दबा हुआ होने पर, सकरा होने पर, इसकी प्रथम की अपेक्षा, अभी तृतीय की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रथम की अपेक्षा, तो ऐसे व्यक्ति दिमाग से काम ना लेकर जो भी मन में आता है, जो भी दिल में आता है, वह उसको बक देते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति दिमाग से काम नहीं लेंगे। मित्रों, प्रथम और द्वितीय भाग का अध्ययन करने के बाद व्यक्ति के लिए तृतीय भाग यानी तम, स्नेह, प्रेम, वासना, विरह, वियोग, इन सारे का प्रतीक अर्थात तीसरा पोर यानी शुक्र वलय, ये पूरा मित्रों शुक्र वलय की श्रेणी में आ जाता है। यही भाग तृतीय भाग अंगूठा का कहलाता है, ये शुक्र वलय। मित्रों, मैं अंगुष्ठ के तृतीय भाग को एक्सप्लेन करने से के साथ बता देना चाहूँगा इस वीडियो के माध्यम से कि यही भाग विवाह रेखा, विवाह के सुख, दुख, विरह, वियोग, सारे भविष्यवाणी का जब करेगा व्यक्ति तो शुक्र वलय का अध्ययन अवश्य करना होगा। यानी शुक्र वलय यानी तृतीय पूर्वा का संबंध विवाह रेखा से संबंधित होता है। विवाह रेखा पढ़ने से पहले हस्तरेखा विद शुक्र वलय का अध्ययन करेगा, यानी तृतीय पूर्वा का जरूर अध्ययन करेगा। अगर नहीं करता है तो उसकी भविष्यवाणी, विवाह संबंधी भविष्यवाणी अधूरी रहेगी।